दोस्तों स्वागत है आप सबों का आज के प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों आज हम लोग एनसीएफ से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो अब तक सीटेट या किसी भी टेट में पूछा जा चुका है। तो आज के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट भी कर लेंगे और आप अच्छे से अटेम्प्ट करें दोस्तों, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस घूम फिर के अलग अलग भाषाओं में आपको देखने को मिलते हैं। इससे पहले हम लोग एनसीएफ का पूरा चैप्टर डिटेल में कर चुके हैं। पिछला वीडियो जो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के एनसीएफ का वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। क्योंकि अगर आप एनसीएफ को अच्छे से समझते हैं तो आप इसके क्वेश्चंस को बहुत ही भली भांति बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ऑप्शन 1 चौपड़, जिसको यहाँ पे लिखा गया टाइलिंग, एक है सममिति, एक है प्रतिरूप और एक है अनुपात। तो दोस्तों सारे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हम सारे आकृति आपके सामने रख दिए हैं। आप सारे आकृति को देख सकते हैं कि चौपड़ क्या होता है, सममिति क्या होता है, प्रतिरूप क्या होता है और अनुपात तो आप जान रहे हैं। तो आप पहले इसमें उत्तर लगा लीजिए, देखिए कि आपका उत्तर क्या है, फिर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारे क्यों नहीं होंगे और कौन सा उत्तर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों अनुपात की जो अवधारणा होता है, अनुपात का जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्राथमिक स्तर के बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को संख्याओं का ज्ञान, मापन का ज्ञान, परिकलन का ज्ञान, जोड़ घटाव गुना भाग के हिसाब से उसको सिखाया जाता है। यहाँ तक कि भिन्न की संकल्पना जो है थोड़ी मोड़ी उसको सिखाई जाती है, लेकिन अनुपात उसको प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें देखिए कुछ विद्यार्थी चौपड़ में जो है कंफ्यूज हुए होंगे, तो आप एक बार चौपड़ को अच्छे से देख लेंगे। चौपड़ आपको हम आकृति दिखा रहे हैं, आप चौपड़ को देखिए। तो ये जो है प्राथमिक कक्षा के बच्चों को खेल के माध्यम से गिनती जब सिखाना होता है तो हम चौपड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों एनसीएफ से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर आप अटेम्प्ट करें, फिर हमारे उत्तर को आप जांच करें। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एनसीएफ की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम डैश छोड़ दिया वहां पे, यानी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अब आपको ऑप्शन से समझना है कि उसका पाठ्यक्रम जो है गणित का वो कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। प्रगामी दोस्तों मैंने कि आगे का, ठीक है। फिर कहता है कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तीसरा कहता है कि कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। और चौथा कहता है दोस्तों कि गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। आप पहले इसमें उत्तर लगा लीजिए। ये एक आसान सा सवाल है, आप लोग में से कई लोग इसका उत्तर जानते होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कहता है कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए आप किसी भी अवधारणा को पढ़ाएंगे गणित से जोड़ करके, तो वह अगर यदि छात्रों के प्रतिदिन यानी कि कॉमन लाइफ से, सामान्य जीवन से अगर जुड़ा होगा तो आपको समझाने में काफ़ी आसानी होगी और उसे और आसान तरीके से आप किसी भी अवधारणा को समझा सकेंगे। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर 3 में भी कुछ लोग कन्फ्यूज हुए होंगे कि कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए कार्यविधिक ज्ञान जो होता है कि कोई काम करके उस जो है काम करके जो कुछ सीखता है उसके ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। तो दोस्तों काम करके सीखने के लिए अगर यदि किसी बच्चे को आप मोटिवेट कर रहे हैं, अगर उसको आप प्रेरित कर रहे हैं, तो आप प्रयास क्या करेंगे कि उसके जो कार्य हैं दिए गए वह उसके सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ हो, ताकि वह बच्चा इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ उस काम को करे। तो कहीं न कहीं ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 2 के अंदर ही समाहित है कि बच्चे को उसके अनुकूल यानी उसके वातावरण के अनुकूल, प्रतिदिन के अनुकूल गतिविधियों के साथ जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों अगला सवाल जो दिया गया है, अगर आप एनसीएफ को अच्छे से समझ गए होंगे, अगर आप एनसीएफ के वीडियो को पूरा ध्यान से अगर आप सुने होंगे जो हम उसमें व्याख्या किए हैं, तो आप ये सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि देखिए इसमें एक वर्ड दिया है रचनात्मक, यानी रचनावाद से जुड़ा हुआ है। एनसीएफ कल जब पढ़ाए थे आपको हम, तो वहाँ रचनावाद को आपको अच्छे से समझाए थे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है एक रचनावाद कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। यानी एक क्रिएटिव जो क्लास होता है उसमें टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना चाहिए। 2 नंबर कहता है विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना चाहिए। 3 कहता है ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, यानी कि उसका आदी हो जाए।
नंबर 4, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पहले आप उत्तर देंगे, उसके बाद हम मेरा उत्तर आप सुनेंगे और व्याख्या सुनेंगे कि इसमें आपको क्या व्याख्या दे रहे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखिए यहाँ क्या दिया, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। दोस्तों क्रिएटिविटी मतलब होता है, आपको कल भी समझाए थे कि रचनावाद उस चीज़ें फोकस करता है कि विद्यार्थियों को गतिविधि में भाग लेने दीजिए, विद्यार्थियों के अंदर में उस प्रवृत्ति का विकास करना ताकि वो किसी भी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करे, उसको खोजने का प्रयास करे, तो तभी वह कोई क्रिएटिविटी कर सकता है, कोई रचनात्मक काम कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो शिक्षक को नहीं करना चाहिए। बाकी इससे ऑप्शन नंबर ए बोला है कि विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना चाहिए, यानी विद्यार्थियों से ही एक पॉलिसी बनवाइए जो कि वो उसके समस्याओं को हल वो खुद से कर सकता हो। नंबर 3 कहता है कि ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, यानी सक्षम हो, कैपेबल हो जाए, उसकी वैसा नेचर हो जाए कि वो किसी भी समस्या का हल खुद से ढूंढने में सक्षम हो सके। नंबर 3 कहता है कि गणितीय साधनों के अर्थ बनाने देना चाहिए, यानी जो भी साधन आप यूज करते हैं मैथ को पढ़ाने में उसको वो समझ जाए, उसको अच्छे से वो जो यूज करना सीख जाए। तो इस तरह से इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन जरूर पहले आप देखे होंगे और इसका उत्तर लगाइए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपको देखिए इसमें 2 वर्ड पे ध्यान देना है कि प्राथमिक स्तर होना चाहिए, 1 to 5 की बात कर रहा है, और कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। 2 नंबर कहता है गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभव के साथ भाग बनाना या फिर जोड़ देना। नंबर 3 कहता है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, मतलब इसको मोटिवेट करना। नंबर 4 तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए आपको क्या काम करने के लिए कहता है एनसीएफ। तो आप पहले इसमें उत्तर लगा लीजिए, संभवतः आप लोग सही उत्तर लगा लिए होंगे। तो दोस्तों इसमें जिसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा हो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऐसे जोश के साथ काम करते रहिए, एनसीएफ से कभी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आज का सेशन पूरा कर लिए तो एनसीएफ आपके मुट्ठी में है, एनसीएफ से क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता है। देखिए पहला कहता है कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। आप यहाँ पर 2 बात ध्यान देंगे, एक तो प्राथमिक स्तर पे बोल रहा है और यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों कि अमूर्त। देखिए बच्चे को आप जब भी कोई चीज पढ़ाते हैं तो उसकी अवस्था मूर्त होती है। गणित में जैसे मान लीजिए जोड़ ही सिखाना है, घटाव सिखाना, गुना सिखाना है, तो आप बच्चे को दिखा करके सिखाते हैं कि देखो बाबू हम जोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास 3 मार्कर, आप उसको पकड़ा दिए, बोले कि देखो बाबू हम आपको एक और मार्कर दे रहे हैं, बताओ कितने मार्कर हो गए, तो वो गिनती करेगा 1 2 3 4, तो वो देख रहा है इसलिए वो गिनती कर पा रहा है। आप अगर उसको मन ही मन में बोलेंगे कि आपके पास 3 कलम है, 2 कलम आपको और दिए, बोलो कितना होगा, तो वो उस क्वेश्चन का उत्तर सहजता पूर्वक नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा जो है इस तरह की चीजों को मस्तिष्क में तुरंत सोच नहीं पाता है, अमूर्त चीज को सोच नहीं पाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये उद्देश्य कोई भी ऐसा प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए, यानी आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। बाकी देखिए जीवन के अनुभव के साथ जोड़ना बिल्कुल सही बात है, समस्या समाधान करने के कौशल का विकास करना ये शुरू से गणित करता है। उसके बाद कहता है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। देखिए अगर आप मैथ शुरू से पढ़ रहे हैं तो लॉजिकल आपका थिंकिंग शुरू से डेवलप होगा, भले वो लॉजिक एक कम स्तर का होगा लेकिन लॉजिक आपके अंदर डेवलप जरूर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है ये सवाल पिछले क्वेश्चन से काफी हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन है। आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उत्तर लगाएंगे, गलती नहीं करना है। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा वर्ष 2015 के अनुसार 5 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमेशा आपको यहाँ देगा प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य, तो प्राथमिक स्तर पे उद्देश्य आप प्राथमिक स्तर के हिसाब से सोचेंगे। पहला ऑप्शन कहता है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। दोस्तों इसी ऑप्शन को शॉर्ट भाषा में आप जानते हैं गणितीकरण करना। तो गणितीकरण करना तो प्राथमिक स्तर से लेकर के हर उच्च स्तर तक का एक ही वही अर्थ है गणित का, एनसीएफ कहता है गणितीकरण करना। नंबर 2 बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। नंबर 3 समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। नंबर 4 गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। अब बताइए कि आपका उत्तर क्या है, तब हम आपको उत्तर देंगे और व्याख्या के साथ।
तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर इसमें से आप लोगों का आंसर 4 है ऑप्शन, तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। उत्तर कहता है कि गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, यही आपका उत्तर होना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर जब हम उच्चतर की पढ़ाई करवाना चाहेंगे तो हमको उच्चतर गणित की पढ़ाई में अमूर्त की ओर जाना पड़ेगा, जो कि प्राथमिक स्तर के बच्चे के लायक नहीं है, वो उसके लेवल का नहीं है, उसके स्तर का चीज़ नहीं है। पहला कहता है कि सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, यानी गणितीकरण करना। ये तो एनसीएफ चिल्ला चिल्ला कह रहा था। जब कल आपको एनसीएफ पढ़ाएं तो सबसे शुरू में इसी पर जोर दिए हैं कि गणितीयकरण करने पर एनसीएफ सबसे अधिक जोर देता है। ठीक है। 2 कहता है कि बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। इसका मतलब हुआ कि बच्चे के जीवन से जोड़ करके, बच्चे के संदर्भ मतलब जैसे जोड़ भी सिखाना, कहीं पर टॉफी, कहीं पर जो है बिस्किट, ईंट, पत्थर, स्लेट, गेंद, कलम, इन सब एग्जाम्पल के साथ उसको पढ़ाना, तो बच्चे के संदर्भ में आप उसको आराम से पढ़ा सकते हैं और ये बिल्कुल सही चीज़ है। नंबर 3 समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। तो गणित का ये काम ही है कि लॉजिकल डेवलपमेंट करना, आपके दिमाग का तर्क संगत विकास करना। जब तर्क संगत विकास होगा तो आपके अंदर समस्या को समाधान करने की क्षमता का विकास जरूर होगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या होगा? 4 नंबर सही उत्तर है। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ये सवाल आपके एनसीएफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए इस क्वेश्चन में आप एक वर्ड देख रहे होंगे, पाठ्य पुस्तक। तो ये पाठ्य पुस्तक की चर्चा हम लोग कल क्लास में कर चुके थे, कल के वीडियो में किए थे। आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसलिए हम शुरू में ही बोल दिए थे कि आपको एनसीएफ का वीडियो जरूर देखना चाहिए। जो नहीं देखे हैं वो जाके लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देखिए पहले, तब आकर के आप क्वेश्चन बनाइए। देखिए आपको कितना मजा आने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन कहता है गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों प्रकरण माने होता है प्रोसेस। तो कई तरह का प्रोसेस का जो खंड है उसमें अभ्यास का समय दिया जाता है, कुछ प्रश्न दिया जाता है, तो उसको क्यों शामिल किया जाता है? नंबर 1 कहता है कि विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। 2 में कहता है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना। नंबर 3 कहता है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। नंबर 4 विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो सबसे पहले आप इसका उत्तर करें, फिर आपको इसका व्याख्या देते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा वो होगा आपका नंबर 4। अगर 4 के साथ कोई गए हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब व्याख्या को सुनिए कि 4 क्यों होगा। देखिए सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1 और जो 3 है ये दोनों पहले कट जाए, क्योंकि क्या बोलता है? आनंद, मस्ती और समय का सदुपयोग। तो ये दोस्तों किसी भी विषय में हो सकता है, अभ्यास करा करके नहीं हो सकता, सिर्फ मैथ में नहीं हो सकता है कि मैथ के अभ्यास से आप सदुपयोग करा सकते हैं, होमवर्क भी उसको आप दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4 है, कहता है कि दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना। देखिए अभ्यास जो दिया जाता है दोस्तों, अभ्यास समय जो दिया जाता है बच्चों को गणित में पाठ्य पुस्तक में, उसका मुख्य कारण है कि उसको जो है विस्तृत अधिगम, यानी कि जो पढ़ाया गया उसका वो फिर से एक बार बृहद तौर पे, विस्तृत तौर पे बढ़िया से उसको पढ़ने का अवसर मिल सके। इसलिए अभ्यास समय उसको देना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो विस्तृत ढंग से बढ़िया से डिटेल तरह से अच्छे से फिर उसको समझ सकता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इस सवाल को पहले भी समझ चुके हैं, बस भाषा कुछ अलग किया गया, आप इसमें गलती नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं माने कैलकुलेशन, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या उद्देश्य है या फिर क्यों कराया जाता है? ऑप्शन ए गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। फिर कहता है ऑप्शन नंबर 2 गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चे की चिंतन प्रक्रिया में गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। नंबर 4 महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, आप पहले इसका उत्तर लगा लीजिए, फिर आपको सुनाते हैं कि कैसे उत्तर लगाना चाहिए हम लोग को। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि गणितीकरण तुम लोग पढ़े हुए एनसीएफ में। ध्यान दीजिएगा, गणितीकरण कहीं न कहीं उद्देश्य के अंदर में ही एक टॉपिक है, यानी आपको बच्चे को मैथ पढ़ाना है ताकि उसको संख्याओं का अच्छे से ज्ञान हो जाए, मापना उसको ज्ञान रहे, संख्याओं का जोड़ घटाव ये सब करना पता रहे, उसको गिनना पता रहे। तो ये उसका जो उद्देश्य है गणित का एनसीएफ के अकॉर्डिंग वो है क्या दोस्तों? संकीर्ण। लेकिन आप बोलते हैं कि गणितीकरण फिर कहाँ जाएगा?
तो भाई गणितीकरण उसी के अंदर में, गणितीकरण के अंदर में क्या सीखते हैं हम लोग? मापन, संख्याओं को गिनना, संख्याओं को पहचानना, और ये पूर्ण रूप में वो क्या होता है? संकीर्ण उद्देश्य, यानी संकीर्ण उद्देश्य के अंदर में गणितीकरण है। हाँ, अगर इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं होता तो आप ऑप्शन के 3 के साथ जाते तो बिल्कुल सही आपका उत्तर होता। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोग सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बनाइए, ठीक है, और उसके बाद देखिए कि आपका एनसीएफ से एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और तैयारी आपकी अच्छे चलते रहे।